नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अंशिता। आज इस बुलेटिन में बात होगी ईरान जंग ने अमेरिकी सेना में कराई बगावत की, पश्चिम बंगाल की चुनाव जंग में घिरी मोदी सरकार की, जानेंगे मालदा हिंसा के बाद चुनाव आयोग की क्या है तैयारी, संसद के विशेष सत्र पर क्यों उठाए विपक्ष ने सवाल कि इनकी राजनीति बांटने में और राजनीति करने में कर रहा है। देखेंगे नीतीश कुमार के इस्तीफे पर बढ़े सस्पेंस को, और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। लेकिन दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से पहले एक नजर आज की सुर्खियों पर। एमपी एमएलए कोर्ट के समन को कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने दी चुनौती, मानहानि केस से जुड़ा है मामला, अगले हफ्ते होगी सुनवाई। कांग्रेस ने तमिलनाडु विधानसभा चुनावों के लिए उम्मीदवारों की लिस्ट की जारी, 27 उम्मीदवारों के नाम का किया ऐलान, 23 अप्रैल को राज्य में होने हैं चुनाव। राहुल गांधी ने छात्र के खुद की जान लेने के बढ़ते मामलों पर मोदी सरकार को घेरा, 10 साल में सुसाइड केस 65% बढ़ने और जातिगत भेदभाव पर पूछे तीखे सवाल, रोहित वेमुला का जिक्र कर सरकार पर डेटा छिपाने का लगाया आरोप। राघव चड्ढा के बयान पर आई आम आदमी पार्टी की प्रतिक्रिया, पार्टी नेताओं ने की आलोचना, आतिशी का दावा, बहुत जल्द बीजेपी ज्वाइन कर सकते हैं राघव। हरियाणा के पूर्व सीएम भूपिंदर सिंह हुड्डा को ईडी कोर्ट से राहत, एजेएल प्लांट आवंटन मामले में मिली राहत, सभी आरोप हुए खारिज। ये तो थी सुर्खियां। अब बात आज की सबसे बड़ी खबर की। पश्चिमी एशिया अब बेहद खतरनाक हो गया है, क्योंकि जंग में अब हर नियम टूटता दिख रहा है। शुरुआत अमेरिका और इजराइल ने की है, और अब ईरान ने भी कह दिया है कि वो भी जंग के नियम नहीं मानेंगे, और अब वो भी पश्चिमी देशों के पुल, रिफाइनरी से लेकर वाटर संयंत्रों पर हमला करेगा, जिसके बाद पूरी दुनिया में खलबली मच गई है। देखिए रिपोर्ट। ईरान जंग में अमेरिका और इजराइल के हमलों ने सारी हदें पार कर दी हैं। उन पर युद्ध अपराध के आरोप लग रहे हैं। इस बार उन्होंने ईरान के ब्रिज, अस्पताल, मेडिकल लैब और स्टील प्लांट को टारगेट किया है, जिसमें ईरान की राजधानी तेहरान को कराज, जो एक अहम औद्योगिक क्षेत्र है, उससे जोड़ने वाले ब्रिज B1 तबाह हो गया है। इस हमले में 8 नागरिकों के जान जाने और कई लोगों के घायल होने की खबर भी है। जबकि जिनेवा कन्वेंशन के मुताबिक युद्ध में सिविलियन टारगेट्स पर हमले वॉर क्राइम के दायरे में आते हैं। विश्व स्वास्थ्य संगठन यानी WHO ने भी तेहरान के मेडिकल सेंटर्स को हुए नुकसान पर गहरी चिंता जताई है। ऐसे में ईरान बुरी तरह भड़का हुआ है। उसने भी खाड़ी क्षेत्र में मौजूद कई मशहूर पुलों की एक लिस्ट जारी की है, जिन्हें निशाना बनाया जा सकता है। इस सूची में कुवैत का शेख जाबेर ब्रिज, सऊदी और बहरीन को जोड़ने वाला किंग फहद काजवे और UAE के शेख जायद जैसे बड़े पुल शामिल हैं। ईरान केवल धमकी ही नहीं दे रहा है, बल्कि उसकी तरफ से दुश्मन के ठिकानों पर ताबड़तोड़ हमले भी किए जा रहे हैं। उसने बहरीन, UAE, कुवैत और सऊदी अरब में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर मिसाइलें दागी हैं। कुवैत ने बताया कि ईरान ने उसके मीना अल अहमदी के तेल रिफाइनरी बंदरगाह पर फिर हमला किया है, और साथ ही एक वाटर डिसैलिनेशन प्लांट को भी निशाना बनाया गया है। वहीं ईरानी मीडिया तस्नीम न्यूज एजेंसी ने मध्य ईरान के ऊपर एक अमेरिकी विमान के दुर्घटनाग्रस्त होने की तस्वीरें जारी की हैं। ईरानी सेना ने दावा किया है कि उसने एक और अमेरिकी F-35 फाइटर जेट को मार गिराया है। यानी ईरान ने अमेरिका और इजराइल को साफ कर दिया है कि वो पीछे हटने वाला नहीं है। इस बीच अमेरिकी खुफिया एजेंसियों के हवाले से खबर आ रही है कि 1 महीने से ज्यादा दिनों से चल रहे इस संघर्ष में ईरान के लगभग आधे मिसाइल लॉन्चर अभी भी बरकरार हैं, और हजारों एक तरफा हमलावर ड्रोन ईरान के शस्त्रागार में मौजूद हैं। यानी ईरान जो कह रहा है कि वो 6 महीने से ज्यादा वक्त तक जंग लड़ सकता है, वो केवल इसका दावा नहीं कर रहा, बल्कि ऐसा करने का मादा भी रखता है, जो अमेरिका और इजराइल की चिंता को और बढ़ा रहा है। इस बीच अमेरिका को उसके नेटो सहयोगियों की तरफ से भी बड़ा झटका लगा है। संयुक्त राष्ट्र में हॉर्मुज स्ट्रेट को खुलवाने के लिए सैन्य ताकत के इस्तेमाल की इजाजत मांगते हुए प्रस्ताव पेश किया गया था, लेकिन रूस और चीन के साथ साथ फ्रांस ने भी इस पर वीटो लगा दिया है, और अब नॉर्वे ने भी ईरान के खिलाफ सैन्य बल के इस्तेमाल से इनकार कर दिया है। ऐसे में अब ये जंग आगे क्या मोड़ लेती है, ये देखना होगा। ईरान ने अब ताबड़तोड़ हमले करना शुरू कर दिया है, जिससे अमेरिका का साथ देने वाले देश मुश्किल में फंस गए हैं। वहीं मुश्किल में बीजेपी भी दिखाई दे रही है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में टीएमसी ने बीजेपी, मोदी सरकार और चुनाव आयोग पर तीखा हमला बोल दिया है। ममता बनर्जी ने SIR को लेकर सवाल किया कि अगर पुरानी वोटर लिस्ट फर्जी थी, फिर मोदी सत्ता में क्यों है, वो भी इसी वोटर लिस्ट से चुनाव जीते हैं। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनावों को लेकर अब सरगर्मी बढ़ती जा रही है। मालदा हिंसा को लेकर जहां सत्तारूढ़ टीएमसी और बीजेपी में ठनी है, तो वहीं दूसरी तरफ मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम होने के दावे पर पीएम मोदी को निशाने पर ले लिया।
उन्होंने कहा कि अगर वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम थे तो मोदी भी पहले उन्हीं के वोटों से जीते थे, इसलिए उन्हें सबसे पहले इस्तीफा दे देना चाहिए। ममता बनर्जी की इस मांग के बाद बीजेपी में खलबली मच गई। जैसा आप जानते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह अक्सर बंगाल में घुसपैठियों का मुद्दा उठाते रहते हैं और टीएमसी को घेरने का काम करते हैं, लेकिन अब वोटर लिस्ट में घुसपैठियों के नाम होने की खबर पर मोदी सरकार खुद ही गिर गई है। इसके साथ ही ममता ने शाह पर तंज कसते हुए कहा है कि शाह ने चुनाव के दौरान पश्चिम बंगाल में ही रुकने की योजना की घोषणा की है। उनकी मौजूदगी से बीजेपी को चुनावी तौर पर कोई फायदा नहीं होगा। चुनावों के दौरान राज्य में शाह के लंबे समय तक रुकने से इसके विपरीत पार्टी के वोट शेयर में कमी आएगी। जैसा आप जानते हैं कि राज्य में 23 और 29 अप्रैल को मतदान होना है, जिसे लेकर रैलियों का दौर जारी है और इन्हीं रैलियों में पार्टियां एक दूसरे पर आरोपों की बौछार कर रही हैं। खैर, चुनाव की तारीखें नजदीक आने में अब बस कुछ ही हफ्तों का समय बचा है, जिस पर सबकी नजरें टिकी हुई हैं। एसआईआर को लेकर सिर्फ टीएमसी ही सवाल नहीं कर रही है, बल्कि पश्चिम बंगाल में इसे लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है। मालदा में तो न्यायिक अधिकारियों को ही कई घंटों तक बंधक बना लिया गया था, जिसके बाद अब चुनाव आयोग ने भी कई बड़े बदलाव करने का ऐलान किया है। इसे लेकर चुनाव आयोग ने क्या कुछ कहा है, देखिए रिपोर्ट। पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव के लिए चल रही तैयारियों के बीच चुनाव आयोग का बड़ा फैसला सामने आया है। आयोग ने एक प्रेस नोट जारी करते हुए घोषणा की है कि बंगाल में वोटिंग पूरी होने के बाद भी कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए बड़ी संख्या में सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्स यानी सीएपीएफ के जवान तैनात रहेंगे। सीएपीएफ की 500 कंपनियां चुनाव के बाद अगले निर्देश जारी होने तक राज्य में रहेंगी। इसके अलावा ईवीएम या स्ट्रांग रूम और काउंटिंग सेंटर की सुरक्षा व्यवस्था के लिए सीएपीएफ की 200 कंपनियां राज्य में रहेंगी और ये राज्य में काउंटिंग पूरी होने तक तैनात रहेंगी। चुनाव आयोग का ये फैसला ऐसे वक्त में आया है जब पश्चिम बंगाल के मालदा में एसआईआर से जुड़े वोटर लिस्ट विवाद पर विरोध प्रदर्शन के दौरान हिंसा को लेकर पहले से ही बवाल मचा हुआ है। इस दौरान 7 न्यायिक अधिकारियों को बंधक बनाए जाने पर सुप्रीम कोर्ट ने भी कड़ी नाराजगी जाहिर की। साफ कह दिया कि राज्य में कानून व्यवस्था फेल हो चुकी है। लेकिन सीएम ममता बनर्जी ने भी ये कहते हुए सारे आरोप चुनाव आयोग पर मढ़ दिए कि आचार संहिता लागू होने के चलते मुझसे मेरी सारी शक्तियां छीन ली गई हैं और बड़े पैमाने पर मनमाने ढंग से अधिकारियों के तबादले कर दिए गए, जिसके बाद चुनाव आयोग पर ही सवाल उठने लगे। हालांकि अब इस मामले की जांच एनआईए को सौंप दी गई है। खबर ये भी आ रही है कि बंगाल पुलिस ने हिंसा का मास्टरमाइंड बताए जाने वाले शख्स मुफक्करुल इस्लाम को गिरफ्तार कर लिया है और अब आयोग ने ऐसी किसी भी घटना को रोकने के लिए सीएपीएफ के 500 जवानों को तैनात करने का आदेश दिया है। इसके साथ ही चुनाव आयोग ने एक और बड़ा फैसला लिया है, जिसके तहत आगामी 5 राज्यों के विधानसभा चुनाव और उपचुनावों के मतदान के दिनों में दिहाड़ी और कैजुअल कर्मचारियों सहित सभी कर्मचारियों को सवैतनिक अवकाश यानी पेड हॉलिडे का अधिकार होगा। यानी अगर कोई चुनाव वाले दिन वोट डालने के लिए छुट्टी लेता है तो उसकी सैलरी नहीं कटेगी। फिलहाल सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या चुनाव आयोग शांतिपूर्ण ढंग से निष्पक्ष चुनाव करा पाएगा, क्योंकि चुनौतियां बहुत हैं। बंगाल चुनाव में चुनाव आयोग फंसा दिख रहा है। टीएमसी का आरोप है कि चुनाव आयोग की तरफ से बीजेपी के दबाव में फैसले हो रहे हैं। मोदी सरकार भी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और इसी के चलते चुनावों के बीच में ही संसद का सत्र बुला लिया गया है। इस पर विपक्ष ने सवाल भी उठा दिए हैं। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने जैसे ही जानकारी दी कि बजट सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगित नहीं किया जाएगा बल्कि इसे कुछ दिनों के लिए स्थगित किया जाएगा, वैसे ही विपक्ष ने हल्ला बोल दिया। कांग्रेस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर इसे सरकार की चाल बताया। कांग्रेस ने आरोप लगाया है कि सरकार इस कदम के जरिए चुनाव में राजनीतिक फायदा उठाना चाहती है। पार्टी का कहना है कि ये आचार संहिता का खुला उल्लंघन है और लोकतांत्रिक प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश है। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने आगे कहा कि सरकार महिलाओं के आरक्षण कानून और परिसीमन से जुड़े विधेयकों को जल्दबाजी में लाकर चुनावी लाभ लेना चाहती है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार ने 2023 में कानून पास होने के बाद 30 महीने तक कोई कदम नहीं उठाया और अब चुनाव के समय इसे आगे बढ़ाया जा रहा है। जयराम रमेश ने कहा कि सरकार का असली उद्देश्य पश्चिम बंगाल और तमिलनाडु के चुनाव को प्रभावित करना है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर ये इतना जरूरी था तो 15 दिन बाद सत्र क्यों नहीं बुलाया गया। यही नहीं, रमेश ने बताया कि संसदीय कार्य मंत्री किरेन रिजिजू ने कांग्रेस को बातचीत के लिए पत्र लिखा था, लेकिन कांग्रेस ने सभी दलों की बैठक की मांग की। इसके बावजूद सरकार ने एक तरफा निर्णय लेकर सत्र बुला लिया। यानी एक बार फिर सरकार पर मनमानी करने के आरोप लग रहे हैं। देखना होगा विशेष सत्र में विपक्ष कैसे सरकार की मुश्किल बढ़ाता है। सवाल ये उठ रहे हैं कि जब संसद के बजट सत्र में एक बार छुट्टी का ब्रेक होता है तो इस बार 2-2 बार ब्रेक क्यों दिया जा रहा है।
रिजिजू दावा कर रहे हैं कि बजट सत्र अभी खत्म नहीं हुआ है, जिसके बाद सरकार की मंशा पर सवाल उठने लगे हैं। वैसे सवाल इस वक्त नीतीश कुमार को लेकर भी उठ रहे हैं। सबसे बड़ा सवाल तो यही बना हुआ है कि क्या नीतीश सीएम पद से इस्तीफा देंगे। इस बीच तेजस्वी यादव ने इसे लेकर बड़ा सवाल उठा दिया है, जिससे बिहार की सियासत में बवाल मच गया है। तो क्या है खबर, देखिए रिपोर्ट। बिहार की राजनीति से इस वक्त एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आ रही है। राज्य के गृह विभाग का एक सरकारी आदेश तेजी से वायरल हो रहा है। इस एक आदेश ने पटना से लेकर दिल्ली तक का सियासी पारा चढ़ा दिया है। हर तरफ बस एक ही सवाल उठ रहा है कि क्या मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वाकई अपने पद से इस्तीफा देने वाले हैं। दरअसल बिहार सरकार के गृह विभाग की तरफ से एक पत्र जारी किया गया है। ये पत्र राज्य के पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी के नाम है। वैसे तो पत्र का विषय नीतीश कुमार की सुरक्षा से जुड़ा है, लेकिन इसके भीतर लिखी बातों ने बड़ा राजनीतिक तूफान खड़ा कर दिया है। वायरल आदेश में साफ साफ लिखा गया है कि सीएम नीतीश कुमार राज्यसभा के लिए निर्वाचित हो गए हैं। इसमें आगे ये भी लिखा है कि निकट भविष्य में वो विधान परिषद की सदस्यता और सीएम पद से इस्तीफा दे देंगे। इसके बाद वो राज्यसभा चले जाएंगे। आदेश में बताया गया है कि पद छोड़ने के बाद भी नीतीश कुमार को देश की सबसे उच्च यानी Z+ की सुरक्षा दी जाती रहेगी। इस चिट्ठी के बाद सबसे बड़ा सवाल प्रशासनिक प्रक्रिया पर उठ रहा है। पत्र के हिस्से में लिखा है, निर्देशानुसार उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि माननीय मुख्यमंत्री बिहार श्री नीतीश कुमार को बिहार स्पेशल सिक्योरिटी एक्ट 2000 के तहत सुरक्षा अनुमान्य है। नीतीश कुमार वर्तमान में राज्यसभा के लिए निर्वाचित हुए हैं तथा निकट भविष्य में बिहार विधान परिषद की सदस्यता एवं मुख्यमंत्री बिहार के पद से त्याग पत्र देकर राज्यसभा की सदस्यता ग्रहण करेंगे। सवाल उठ रहा है कि गृह विभाग का कोई अधिकारी अपने सुरक्षा आदेश में सीएम के इस्तीफे की घोषणा कैसे कर सकता है। क्या यह सिर्फ एक बड़ी प्रशासनिक चूक है या फिर इसके पीछे कोई अंदरूनी राजनीतिक खेल चल रहा है। इस पूरे विवाद पर विपक्ष को बैठे बिठाए एक बड़ा मुद्दा मिल गया है। आरजेडी विधायक और नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने इस मुद्दे पर सरकार को जमकर घेरा है। तेजस्वी ने तंज कसते हुए सोशल मीडिया पर लिखा, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की ऐसी असम्मानजनक विदाई उनके दल और समर्थकों ने सपने में भी नहीं सोची होगी। उनके इस्तीफे से पहले ही गृह विभाग और अधिकारी उन्हें भूतपूर्व बताने में लग गए हैं। अभी देखते रहिए ये क्या क्या करेंगे। फिलहाल सरकार की तरफ से इस आदेश पर कोई आधिकारिक स्पष्टीकरण नहीं आया है। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या सच में नीतीश कुमार इस्तीफा देंगे या फिर किसी अधिकारी पर इस भारी चूक की गाज गिरेगी। नीतीश पर बीजेपी का दबाव साफ साफ दिखाई दे रहा है। अब तक नीतीश ने इस्तीफा नहीं दिया है, यहां तक कि इस्तीफा कब देंगे ये भी नहीं बताया है। लेकिन इनके सीएम पद से हटने के बाद की प्लानिंग जरूर बीजेपी कर रही है, जिससे विपक्ष भड़का हुआ दिख रहा है। वहीं अखिलेश यादव भी बीजेपी पर भड़के हुए हैं। उन्होंने बीजेपी सरकार पर तीखा हमला बोला है। क्या कहा है अखिलेश ने, देखेंगे रिपोर्ट में। उत्तर प्रदेश की बीजेपी सरकार बुरी तरह घिरी हुई है। विपक्ष ने तमाम मोर्चे पर सरकार की घेराबंदी की हुई है। इस कड़ी में सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने स्थानीय मुद्दों से लेकर राष्ट्रीय मुद्दे तक सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि वो सिर्फ अपना मुनाफा चाहते हैं, जिसके लिए वो सब कुछ बेच रहे हैं। जनता जो महंगाई की मार झेल रही है, वो भी उनके मुनाफा कमाने के लिए भ्रष्टाचार का नतीजा है। भारतीय जनता पार्टी सौदागर की तरह काम कर रही है, हर चीज को बेच रही है। उनका लक्ष्य केवल मुनाफा है। उन्होंने बीजेपी पर आरोप लगाया कि ये लोग संविधान नहीं मानते। संविधान हमारा रक्षक है, ये हमारी बुनियाद है और ये लोग इसे खत्म करना चाहते हैं। ये संविधान से चलने वाले लोग नहीं हैं, ये मन विधान से चलने वाले लोग हैं। हम लोग लोकतंत्र को मजबूत करना चाहते हैं, ये लोग एक तंत्र लाना चाहते हैं। 2027 विधानसभा चुनाव को लेकर भी उन्होंने हुंकार भरी और राज्य से बीजेपी का सफाया करने का आह्वान किया, जिसके लिए उन्होंने अपनी पार्टी के लोगों को एकजुट होने का निर्देश दिया और कहा कि आने वाले समय में यानी 2027 में बूथ स्तर पर काम करके बीजेपी को हराकर समाजवादी पार्टी की सरकार बनाने और यूपी को विकास के रास्ते पर लाने का काम किया जाएगा। जिस तरह 2024 में बीजेपी को हराया था, वैसे ही 2027 में भी हराएंगे। जिस तरीके से 2024 में भारतीय जनता पार्टी का मुकाबला कर करके उन्हें हराया था, आने वाले समय में 2027 में बूथ स्तर पे काम कर करके भारतीय जनता पार्टी को हरा करके उन्हें समाजवादी सरकार उत्तर प्रदेश में बनाने का काम करेंगे। जिस तरह अखिलेश यादव अभी से बीजेपी के खिलाफ मोर्चा खोल रहे हैं और अपनी पार्टी की एकजुटता पर जोर दे रहे हैं, उसे लेकर ये कहा जा रहा है कि 2027 का यूपी चुनाव बीजेपी के लिए आसान नहीं होने वाला। अखिलेश ने दावा किया है कि 2027 में यूपी में सपा की सरकार बन रही है, बीजेपी सत्ता से जा रही है, इसलिए वो कुछ ज्यादा जल्दी में दिख रही है, सब कुछ बेचा जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने भी बीजेपी की जल्दबाजी को लेकर सवाल उठाए हैं। मामला मध्य प्रदेश में दतिया विधायक राजेंद्र भारती की सदस्यता से जुड़ा हुआ है।
बीजेपी के दबाव में देर रात को खेला कराने की कोशिश की गई है, जिस पर कांग्रेस ने तीखा हमला किया। मध्य प्रदेश की राजनीति में एक भूचाल आ गया है। दतिया से कांग्रेस विधायक राजेंद्र भारती की विधानसभा सदस्यता रद्द कर दी गई है। दिल्ली की एक अदालत ने उन्हें एफडी धोखाधड़ी के मामले में 3 साल की सजा सुनाई है। गौरतलब है कि राजेंद्र भारती ने 2023 के विधानसभा चुनाव में भाजपा के दिग्गज नेता और पूर्व गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा को हराया था। इस फैसले के बाद राज्य की राजनीति गर्मा गई है। इस आधी रात की कार्रवाई को लेकर कांग्रेस ने राज्य की भाजपा सरकार को आड़े हाथों लिया। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी ने सरकार को घेरते हुए कहा, अदालत ने अपील के लिए 60 दिन की मोहलत दी थी। इसके बावजूद आधी रात को सचिवालय खुलवाकर तानाशाही दिखाई गई। नरेंद्र मोदी के नए भारत में लोकतंत्र आखिरी सांसें ले रहा है। तो याद दिलाई कि मध्य प्रदेश में और देश में नरेंद्र मोदी, भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस ने जो लोकतांत्रिक मूल्य होते हैं, जो लोकतांत्रिक प्रक्रिया होती है, उसको कोलैप्स कर दिया, समाप्त कर दिया। वहीं नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने भी इस कार्रवाई को भाजपा के काले कारनामे करार दिया। उन्होंने पोस्ट किया कि आधी रात में भाजपा के काले कारनामे, जब मामला न्यायालय में है और अपील के लिए समय दिया गया है तो फिर इतनी जल्दबाजी क्यों? ये साफ है कि राज्यसभा चुनाव से पहले भाजपा हर संभव प्रयास कर रही है कि विपक्ष के विधायकों को किसी भी तरह प्रक्रिया से बाहर किया जाए। जो हथकंडे अपनाए जा रहे हैं उन्हें खुलकर राजनीति, दुर्भावना और सत्ता का दुरुपयोग ही कहा जाएगा। लेकिन भाजपा ये याद रखे कि ये राहुल गांधी की कांग्रेस है, ना कभी डरी है ना डरेगी। बीजेपी सरकार की इस आधी रात की कार्रवाई ने प्रदेश में सियासी पारा हाई कर दिया है। जहां सरकार इसे कानूनी प्रक्रिया बता रही है, वहीं कांग्रेस इसे लोकतंत्र पर हमला मानकर अब दिल्ली हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाने की तैयारी में है। अब इस मामले में आगे क्या होता है ये देखना होगा। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे जाने माने कार्टूनिस्ट इरफान की किस खबर पर पड़ी तिरछी नजर। जब किसी इंसान को उसकी मनमानी करने से रोका जाता है तो वो बौखला जाता है। डोनाल्ड ट्रंप ईरान को चुटकियों में ख़त्म करना चाहते थे, लेकिन उनको ये एहसास हो गया कि ये मुमकिन नहीं है। अब उन्होंने अपने आर्मी चीफ को भी रिटायर कर दिया है। उनको किसी पे भरोसा नहीं है और तमाम सारे अधिकारियों को भी वो इधर से उधर हटाने में लगे हुए हैं। तो क्या अब इजराइल से ही आर्मी चीफ आएंगे? क्योंकि ट्रंप की मदद करने वाले तो अब कोई इस दुनिया के अंदर देश ज़्यादा रहे भी नहीं है। ट्रंप को ये वाली बात पता है कि ट्रंप है तो मुमकिन है, वहाँ पर नहीं चलने वाला। बहुत बहुत शुक्रिया इरफान जी। आज इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए डीवी लाइव। नमस्कार।